हैंड्स, क्लोज योर आईज। 3 बार हम ओंकार करेंगे। ओ, साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम अपनी क्लास में पतंग पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पतंग पाठ के रचनाकार कौन है? आलोक धनवा जी। वेरी गुड, आलोक धनवा जी। अच्छा, आप थोड़ा सा, आप में से कोई भी बता सकते हैं कि इस पाठ में आपको सबसे सबसे अच्छा लगने वाला जो एक हिस्सा है, एक अंश है, वो क्या है? इन शॉर्ट, इन 1 और 2 लाइन, इस पाठ में आपको यदि कोई बात अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं। फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैम, इसमें पतंग की तुलना बच्चों से की है। जैसे बच्चे जब जन्मते हैं तो वो कोमल और नाजुक होते हैं, वैसे जब पतंग आकाश में उड़ती है और वैसे भी पतंग जो होती है वो भी हल्की, कोमल और उड़ने लायक होती है। उसी प्रकार बच्चे भी आसमान में उड़ने की चाह रखते हैं। वेरी गुड। मन से हल्के होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके मन पर किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, है ना, और झिझक, ऐसा कोई आवरण नहीं होता। वो नेचुरल होते हैं, वो जैसे होते हैं वो बहुत सहज होते हैं। ठीक है, और उनको तो किसी का डर भी नहीं होता है डर, बचपन में। डर। हाँ, उन्मुक्त होते हैं, बिल्कुल उन्मुक्त भाव से सोचते हैं, विचारते हैं, खेलते हैं। और एक और बात जो मैं बताना चाहूंगी, रिवीजन में आप उसे ध्यान दें। यह जो कविता है, ये दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब की बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में इमेजेस के नाम से जानते हैं। आप सुंदर, जैसे तरह तरह के विजन क्रिएट किए गए, तो आप जब इस कविता को पढ़ते हैं, आपके नेत्रों के समक्ष एक चित्र सा उपस्थित होता जाता है। ठीक है, तो उस दृश्य और श्रव्य बिंब को अपनी आंखों में बसाते हुए, मन में बसाते हुए इस कविता की पुनरावृत्ति देखेंगे। तो पुनरावृत्ति करने के लिए तत्पर है कौन? हर्षी? मैम हर्षी। ओके हर्षी, ठीक है। शुरुआत करें आप। बाकी सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैम, इज माई स्क्रीन यस बेटा, विजिबल? क्लियर, फर्स्ट है। ओके मैम। हम्म, ओके मैम। हम आज आलोक धनवा जी द्वारा रचित कविता पतंग की पुनरावृत्ति करेंगे। पहले हम आलोक धनवा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1948 बिहार में हुआ। उनका एकमात्र संग्रह, जाना माना संग्रह दुनिया रोज बनती है, उनकी सहभागिता सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखी गई है। और प्रस्तुत कविता पतंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके इसी एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। वह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे। गुड। तो कुछ कविता के बारे में। पतंग की कहानी प्रस्तुत कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, यानी कि उन बच्चों की प्यार से भरी इच्छाएं जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं कि उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों, यानी कि उनके बचकानी हरकतें, जैसे कि यहाँ पर कविता में पतंग उड़ाने की क्रिया को चिन्हित किया गया है कि कैसे वह पतंग उड़ाते उड़ाते पूरी दुनिया को भूलकर अपनी ही लय में
उनके ही शरीर का अलग अलग ही संगीत चलने लगता है एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को भी अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग वह ऊंचाई ऊंचाई की हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके भी पार जाना चाहता है। प्रस्तुत कविता में धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया आ जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, निशाओं के मृदंग बजते हैं। एक और चीज देखने को मिलती है कि जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय होता है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए उछलते कूदते भादो यानी अंधेरे के बाद के शरद यानी कि उजाले की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब हम कुछ बिंबों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें 4 तरीके के बिंब देखने को मिलते हैं। पहला दृश्य बिंब स्थिर एवं गतिशील, दूसरा श्रव्य बिंब और तीसरा स्पर्श बिंब। दृश्य बिंब स्थिर को हम देख सकते हैं। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पतंग ऊपर उठ सके। इस सब को पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने एक स्थिर दृश्य आ जाता है, जिसे हम स्थिर दृश्य बिंब बोल सकते हैं। फिर दूसरा है गतिशील दृश्य बिंब, जैसे तेज बौछारें पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यह गतिशील बिंब है। दूसरा आता है श्रव्य बिंब, जैसे कि कविता में बोला गया है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से वह मौसम आ रहा है। अर्थात यहाँ पर एक श्रव्य बिंब है जहाँ हम सोचते हैं कि कैसे वह मौसम घंटी बजाते हुए आ रहा है। और तीसरा है स्पर्श बिंब, यहाँ आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी कि आकाश मुलायम होता है या नहीं पता नहीं, पर स्पर्श बिंब के अनुसार अगर हम उसको वैसी रचना के अनुसार अगर हम वैसा सोचने लगे तो वह एक स्पर्श बिंब आता है कि आकाश मुलायम बन रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम पतंग कविता की भाषा के बारे में थोड़ा सा रुकेंगे अपन, है ना? यस मैम। आपने जब मुझे बताए वहां पर बस पॉज दीजिए, स्लाइड को वहीं स्थिर कीजिए एक बार। और मैं पूरी क्लास में सभी बच्चों से पूछना चाहूंगी कि किसी को भी कोई संदेह हो, क्योंकि हर्षी ने बहुत सुंदर तरीके से 4 प्रकार के बिंब हमारे सामने रखे हैं, ठीक है? तो किसी को भी यदि यहाँ दिक्कत है तो पहले पूछिएगा। जैसा हर्षी ने बताया उसको मैं संक्षेप में एक बार बता दूं। एक हर्षी ने बताया स्थिर दृश्य बिंब, जिसका तात्पर्य हमारे नेत्रों के द्वारा किसी भी दृश्य को साक्षात्कार करने से है। क्लियर? दूसरा बताया गतिशील दृश्य बिंब, जो दिख तो रहा है लेकिन स्थिर नहीं है, उसमें गति है, चलता हुआ है, यानी मूविंग साइड। बताया श्रव्य बिंब, जैसा अभी मैं बता भी रही थी कि इसमें बिंबों का बहुत सुंदर विधान है, बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग प्रकार के विजन दृश्य बताए गए हैं। श्रव्य बिंब वह बिंब है जिसमें हमें अपनी कल्पना के माध्यम से कुछ सुनाई दे। अगर मान लीजिए ये भी कहा कि बारिश की टप टप बूंदें, तो हमें महसूस होगी टप टप बूंदें कैसी होती हैं। जब कहा घंटी बजाते हुए, तो हमें समझ में आया कि जब साइकिल की घंटी बजती है तो कैसी आवाज आती है। क्या साइकिल की घंटी की आवाज डोरबेल जैसी होती है? नहीं। तो साइकिल की घंटी बजाते हुए तो समझ आता है कि कैसी आवाज होगी। तो हमारे कानों में एक श्रव्य बिंब उपस्थित हुआ। और चौथा और बहुत सुंदर है, जो है स्पर्श बिंब। हमने, जैसा अभी हर्षी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, हमने आकाश को छूकर देखा नहीं कि वो मुलायम है या कठोर, हमें नहीं पता। बादल हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ अनुभव के आधार पर महसूस करने के लिए श्रोताओं को
और पाठकों को एक एक स्वरूप दिया गया, एक विचार दिया गया कि वो सोच सके कि बादल कैसा है। जैसे बच्चे मुलायम है, बच्चे कोमल है, बादल भी कोमल है। तो हमारे मन में बच्चों के प्रति और जिस भाव में, जिस दृश्य में हमें ये कविता ले जा रही है, हमें कोमलता का एहसास हो, हमें ध्वनि का एहसास हो, हमें दृश्य का एहसास हो। दृश्य दो प्रकार के, एक स्थिर और एक गतिशील। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो पूछिएगा और अपने डाउट लिख लीजिएगा। हर्षी, आप यस मैम। आगे बढ़ा सकते हैं, फिर हम बाद आगे में। बढ़ हाँ, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हुए पतंग कविता के भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। यह कविता सहज, सरल, प्रवाहमय, खड़ी बोली हिंदी में रची गई है, जिसमें भावों के अनुसार अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है, जिसमें पृथ्वी, दिशा, मृदंग आदि जैसे तत्सम शब्द तथा नरम, अक्सर, सिर्फ, महज आदि जैसे उर्दू शब्द शामिल हैं। भाषा में लाक्षणिकता है। रस की बात आए तो यहाँ पर शांत एवं वात्सल्य रस देखने को मिलता है। छंद यहाँ पर मुक्त छंद है, लेकिन लय, राग, प्रवाह भी मौजूद हैं। गुड, वेरी गुड। मुक्त छंद है, लेकिन फिर भी जब इस कविता को पढ़ते हैं तो एक लय, एक भाव, एक रिदम हमें महसूस होती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हुए हम अलंकार की बात करेंगे। यहाँ पर हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। उदाहरण है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि दिशाओं को हम मृदंग की तरह बजा नहीं सकते, परंतु जब बच्चे पतंग को इधर उधर उड़ाते उड़ाते छत पर एक एक दिशा से दूसरी दिशा तक की ओर उछलते कूदते रहते हैं, तो उनके पद चापों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो पुलों को पार करते हुए, सुनहले, सूरज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें कविता में आसानी से देखने को मिलेगी। उत्प्रेक्षा अलंकार, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर बच्चों की बात की गई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि वो बहुत नर्म, कोमल स्वभाव के बच्चे होते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जोर जोर, साथ साथ, एवं आखिरी मानवीकरण अलंकार, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर शरद ऋतु को का मानवीकरण किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की ऊंचाइयां कोई जीवित चीज नहीं है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि उनकी पतंगों की जो ऊंचाइयां होती हैं वह उन्हें अपनी ओर खींचे रहती हैं, और सहारा केवल एक पतला सा धागा है, जिससे बच्चों का ध्यान पूरी तरह पतंग पर ही बना रहता है। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर कुछ प्रतीकात्मक है, जैसे कि पतंग। हमें पता है कि कविता पतंग में पतंग को बच्चों की कल्पना, उमंग, उड़ान, विकास का प्रतीक बताया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है। फिर बढ़ते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अर्थात बच्चों की उमंगों, आनंद और कोमलता को सीटियों, किलकारियों और तितलियों द्वारा व्यक्त किया गया है। चूंकि बच्चों का स्वभाव इतना कोमल और नरम है कि उन्हें इतनी प्यारी चीजों से ही तुलना की जा सकती है, जैसे तितलियां, किलकारियां, सीटियां। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की कोमलता, उनका निश्चल, कोमल, निर्मल स्वभाव, जो कि धीरे धीरे बड़े होते होते खत्म सा हो जाता है, परंतु बच्चों में यह चीजें देखने को मिलती हैं कि वह निश्चल होते हैं, अर्थात वह किसी से छल करने की सोच भी नहीं सकते। वह कोमल होते हैं, वह किसी से कठोर बनने का सोच भी नहीं सकते, इसीलिए उन्हें कपास की तरह कोमल बताया गया है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति अर्ची, वेरी गुड। सभी को समझ आया होगा। और सबसे खास बात है कि हर्षी ने भाव तो प्रस्तुत किए ही, कविता की भाषा के सौंदर्य को, उसके कलात्मक बोध को
स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया। सो वेरी नाइस, क्लैप फॉर यू। एंड बाकी क्लास में सभी लोग सक्रिय हों और बातचीत करें। अपना कोई संदेह है तो बताएं, और यदि कुछ बहुत अच्छा लगा है तो भी बताएं, क्योंकि फिर मैं प्रश्नोत्तर शुरू करूंगी। आपकी ओर से कोई बात जो आप कहना चाहते हैं हर्षी के पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद, हर्षी के प्रेजेंटेशन के बाद, एनीथिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, एनीथिंग अबाउट योर डाउट्स? किसी को कुछ नहीं कहना? सब स्पष्ट है? चलिए ठीक है, फिर हम प्रश्नों पे आते हैं। श्रेष्ठा, वीडियो ऑन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रेष्ठा प्लीज जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। वीडियो भी ऑन कीजिए। बच्चे सभी इस रूप में बैठे हैं कि उनसे कहा जाए तो वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है? जब आप दिखेंगे तभी आपका कम्युनिकेशन और संप्रेषण सही होता है। हाँ श्रेष्ठा, आप बताएं, हर्षी ने जो प्रस्तुति दी आपको समझ आया बेटा? ये सवाल मेरा केवल श्रेष्ठा से नहीं है, बाकी जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं सबसे, ठीक है? तो श्रेष्ठा आप बताएं, जो बिंबों की चर्चा हर्षी ने की, चारों बिंब आपको समझ में आए? यस एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करें। हर्षी ने 4 बिंब बताए, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, गतिशील बिंब और स्पर्श बिंब। ओके, मैम फिर दृश्य बिंब होता है, आपको दिक्कत हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है कि माइक परेशानी है? सही है। इट्स ओके, ओके। यस मैम। अच्छा चलो, श्रेष्ठा की आवाज क्लियर नहीं आ रही। श्रेष्ठा ने 4 बिंब बता दिए, इट्स वेरी गुड क्लियर। और अंजलि दी, आप बताएंगे आगे बेटा? इन चारों को डिस्क्राइब आप कर दो। मैम जैसे कि हर्षी ने बताया 4 बिंब होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्थिर गतिशील दृश्य बिंब और एक मैम स्पर्श स्पर्श बिंब। बिंब। तो मैम जैसे सबसे पहले स्पर्श बिंब में बताती हूँ। स्पर्श बिंब वो है जिसमें हम कोई किसी भी बात को महसूस कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि उसने वो बादल वाला उदाहरण दिया था। नहीं, महसूस कैसे कर रहे हैं? महसूस क्या कर रहे हैं? उसकी किस, स्पर्श कर, जैसे उसे उसकी हम, छुअन को महसूस कर रहे हैं, है यस ना? मैम। गतिशील दृश्य बिंब मैम जिसमें स्थिर बिंब मैम जिसमें भावना गतिशील है, वो रुकी हुई नहीं है, लेकिन हमें वो महसूस हो रही है। और श्रव्य बिंब में मैम हम उसे सुन रहे, फील कर रहे, बस। ठीक है, ओके। और अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक और बात, हर्षी ने एक बात और प्रयोग की, लाक्षणिकता। कोई बता सकता है लाक्षणिकता क्या है? भाषा में लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता से क्या आशय होता है? लाक्षणिक भाषा कौन सी होती है? मैम जिसमें उसके गुण दिखाई दे रहे। नहीं, हर्षी आपको पता है? हर्षी आपको पता है? हर्षी, हर्षी आपको आवाज आ रही है मेरी? नंदिनी आपको पता है? जब तक हर्षी तक आवाज नहीं पहुंच रही, नंदिनी पालीवाल, पूनम, मंजुल? नो मैम। चलिए ठीक है। भाषा की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है? अभिधा जो शब्द शक्ति होती है, अभिधा जो शैली होती है, उसमें जैसा कहा जाता है डायरेक्ट वही अर्थ होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं, माने आप बहुत ईमानदार हैं, ठीक है? और लक्षणा कब होती है? लक्षणा का मतलब होता है जो कहा जाए
वह अर्थ नहीं होता, अभी तो कुछ और बात होती है, उसमें कोई बात छिपी होती है। जैसे अभी कहा कि बच्चे किसके जैसे मुलायम होते हैं? कपास, दिशाओं को मृदंग जैसा बजाना। तो यहाँ पर, या जैसे कहा खरगोश की आंख जैसा सवेरा, तो एग्जैक्टली जो सवेरा है वो खरगोश की आंख जैसा नहीं होता। बच्चे कपास जैसे, कपास से उनका इतनी बड़ी कोमलता का गुण मिलता है। तो जो कहा जाता है उसमें हमें मीनिंग ढूंढना पड़ता है, उसमें हमें वो भाव तलाशना पड़ता है कि आखिर कवि क्या समझाना चाहते हैं। तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति वह होती है जिसमें जो कहा जाता है वह तो होता ही है, उसके अलावा उसमें कई सारे अर्थ छिपे होते हैं। आप सरलता से इसे ऐसे जान सकते हो, जैसे जितने भी मुहावरे लोकोक्ति होते हैं, जैसे आप तो ईद के चांद हो, तो आप ईद के चांद हो, मैंने आपका और ईद के चांद का ऐसे कोई मेल नहीं है। क्या मतलब होता है आप ईद के चांद हो जब हम बोलते हैं? तो क्या मीनिंग होता है इस बात का, आप ईद के चांद हो? मैम कभी कभी दिखाई देना। बहुत दिन बाद मिले। बहुत दिन बाद मिले हो, है ना? तो ईद के चांद से आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे बोलते हैं कि ईंट से ईंट बजा देना, लोहे के चने चबा देना, तो इनका मीनिंग है। ईंट से ईंट बजा देना मैंने जोरदार प्रति उत्तर में आक्रमण करना या जवाब देना, ठीक है। और लोहे के चने चबाना यानी सामने वाले को अत्यंत मुश्किल में डाल देना, अत्यंत उसके लिए कठिन विषम परिस्थिति पैदा कर देना। तो युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों को लोहे के चने चबा दिए या ईंट से ईंट बजा दी। तो जो कहा जाता है वो अर्थ नहीं होता, कुछ और होता है। इसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना जो कहते हैं वो तो होता ही है, उसमें अन्य मीनिंग भी छिपे होते हैं। जैसे यदि ये कहा जाए शाम के समय कि दिन ढल गया, तो दिन तो ढल ही गया, और क्या मीनिंग छिपे होते हैं? अब दिया बत्ती करो, है ना, भगवान की पूजन करो, आरती करो, शाम का भोजन बनाने की, रात्रि का भोजन बनाने की तैयारी करो। बच्चा जो स्कूल ट्यूशन गया था वो अभी तक लौटा क्यों नहीं, या ट्यूशन जाना था तो ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। तो कई सारे बातें उससे लिंक होती है, वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अच्छा, अब कोई सवाल इस कविता के बारे में? लाक्षणिकता आपने जान लिया, बिंब क्या होते हैं ये आपने जान लिया, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। दृश्य में आपने दो तरह के जान लिए, स्थिर दृश्य बिंब और गतिशील दृश्य बिंब। और कोई बात, या ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करें प्लीज। और आप चैट बॉक्स में भी यस करके लिख सकते हैं, जिससे मुझे ये समझ आ जाए कि बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है। यस, मानवी ने यस कहा, हर्षी यस, पूनम यस, अंजलि यस, श्रेष्ठा यस, मंजुल यस, बाकी और यस, ओके। चलिए, जिनको नहीं समझ आया हो, आप फिर से, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप प्लीज पूछिएगा। आप किसी भी डर में, किसी भी संकोच में या आलस्य में ये ना सोचें कि अभी क्या करना है डिस्कशन करके। हर दिन हर पल जो भी चर्चा हो रही है उसको आप ये मान के चलो कि आप 100% आपने उसको समझ लिया है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर, तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। आप प्रश्न का उत्तर समझेंगे और लिखेंगे। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, ऐसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कहने का क्या आशय है? पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर बच्चे किस तरह पतंगों के साथ उड़ते हैं ये आपको स्पष्ट करना है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद जब ये बच्चे दुनिया के सामने आते हैं तो निस्संदेह चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसा महसूस करते हैं, यह आपको स्पष्ट करना है। और कविता के आसपास में
दो बातें हैं जिन्हें आप महसूस भी करेंगे और लिखेंगे भी। रोमांचित शरीर का संगीत, ये क्या है और जीवन से इसका क्या संबंध है? महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को थाम लेती हैं, से क्या आशय है? तो ये सब आप समझेंगे। लिखिएगा प्लीज, जब तक आप लिखेंगे नहीं बेटा, आपको समझ में तो आ जाएगा लेकिन आत्मविश्वास विकसित नहीं होगा। लिखेंगे तो आपको अपनी कमियां महसूस होंगी, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये बात महसूस होगी, क्या आप मुझसे पूछना चाहते हो आपको पता चलेगा। और अगर हम बिना लिखे हवाई किले बनाते रहेंगे, ऐसे ही दीवार स्वप्न देखते रहेंगे कि हाँ समझ आ गया, तो बाद में आपको परेशानी होगी। तो हम नहीं चाहते कि बाद में किसी को भी परेशानी हो, इसलिए प्लीज आप समझिए और आप हमारे साथ फिर पूछिए क्लास में। डन? ऑल एग्री? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो समापन करें आज की क्लास का। चलिए शांति पाठ से हम समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साई राम, साई राम टू ऑल। गॉड ब्लेस यू बेटा।